नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आक्रांता औरंगजेब का जुन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। जी हां, वही औरंगजेब जिसे इतिहास में क्रूरता का पर्याय बताया गया है, वही औरंगजेब जिसने अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी थी, वही औरंगजेब जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद कर लिया था। लेकिन सपा नेता अबू आजमी उसी आक्रांता औरंगजेब को महान बता रहे हैं। उसकी शान में कसीदे उन्होंने पढ़ डाले, जिससे सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में दिए गए बयान की तासीर उत्तर प्रदेश तक में महसूस हुई है। औरंगजेब को महान बताने पर बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा की जमकर क्लास लगाई। इसीलिए इंडिया न्यूज आज कह रहा है, बिगड़ा सियासी मिजाज, योगी करेंगे इलाज। औरंगजेब को महान बताने वाले सपा नेता अबू आजमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा वार किया है। विधान परिषद में सीएम योगी ने जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। अबू आजमी का बिना नाम लिए सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। सपा उसके बयान का खंडन करे। अपने तेवरों के लिए मशहूर योगी ने कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देरी नहीं करते। इतना ही नहीं, योगी ने सपा पर वार करते हुए कहा कि सपा औरंगजेब को नायक मानती है। अबू आजमी ने जिस तरह से औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़े, उससे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अबू आजमी को पार्टी से सपा निकालेगी? क्या सपा को भारी पड़ेगा औरंगजेब का महिमा मंडन? क्या 2027 में औरंगजेब वर्सेस कट्टर हिंदुत्व कार्ड पर होगी जंग? औरंगजेब पर कलेश 2027 के लिए क्या है संदेश? बिगड़ा सियासी मिजाज, योगी करेंगे इलाज। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमको, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा। आप कविता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अब वो बयान सुनाते हैं जिस पर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद आता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान, बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीज़ें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मैं मेरी मर्जी से इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात है कि आपने महापुरुषों को
अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही हूँ, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने क्या किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। चलिए अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनवाते हैं जहां उन्होंने कहा था कि ये देश औरंगजेब से नहीं चलेगा। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, ये विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते होंगे इस बात को। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। तो चलिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपने सुन ली, सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुन लिया जहां उन्होंने कहा कि ये देश औरंगजेब से नहीं, ये देश राम कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा। अब चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से एक एक करके आपका तारुफ करवाते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य चित्रांशु महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अपर्णा दीक्षित, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपर्णा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम उनका इलाज करा देंगे, हम उनका इलाज बहुत अच्छे से कर देंगे, किस तरह से वो इलाज की बात कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से महाराष्ट्र में देखिए बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं अबू आजमी को। देखिए मैम, आज की जो डिबेट है वो मैं आज दर्शकों के विवेक पर छोड़ती हूँ। शुरुआत में करती हूँ, हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं क्या जिसने अपने पिता को जेल में रखा और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया, जिसने अपने भाई का सर कलम किया और अपने पिताजी को यकीन दिलाने के लिए उसने थाली में सजाया और पिता के सामने पेश कर दिया, या फिर ये देश एक पिता के कहने से 14 वर्ष के वनवास पर चला जाता है और दूसरा भाई 14 वर्ष तक इंतजार करता है, उसके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज करता है। ये देश का राम के माध्यम से चलेगा, ये औरंगजेब की सोच से चलेगा, ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ देती हूँ। आज अखिलेश यादव जी इस बयान को सपोर्ट करने पर उतारू हो गए अपने नेता के कि हमने किसी को स्वतंत्रता की आजादी क्यों नहीं दी जा रही है। ये स्वतंत्रता की आजादी आप आदरणीय अखिलेश यादव जी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने हमारे देश पर कितने आक्रमण किए, जिसने हमारी माताओं बहनों को बाहर जाके गुलामी करवाई, उनको बेचा। और मैं बता दूं आपको, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर की जो मूर्तियां थी उसको धुलवा के जो मस्जिद बनाई है उसमें सीढ़ियां बनवा दी गई,
उन मूर्तियों का ऐसे इस्तेमाल किया, ऐसे तमाम ऐसे घृणित कार्य किए, एक हिंसा की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी। क्या इस ऐसी विचारधारा के साथ अब्दू आजमी के साथ खड़े हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उनको विचार कर लेने की आवश्यकता है कि उनको अब्दू आजमी जी को और जो भी औरंगजेब का समर्थक है उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। हालांकि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के उसमें इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि उनके खुद के पिता ने 2017 में टाइम्स साहब को इंटरव्यू में कहा था कि हमारा बेटा औरंगजेब बन चुका है। तो क्या आप अब अपने पिता को सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसा चरित्र रखते हैं? मैं हमेशा देखिए अपनी पार्टी के समर्थन में खड़ी रहूंगी, और लेकिन मैं एक विपक्षी की नेता होने के तौर पर मैं उनका सम्मान करती थी, लेकिन आज वो सम्मान उन्होंने मेरी नजरों में खो दिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आप औरंगजेब का आखिरकार समर्थन कर कैसे दिया? आप क्या बताना चाहते हैं आज के युवा को कि जिसने हमारे संभाजी महाराज का कितना, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी छावा, आपने वो भी देखकर लोगों की भावना तक की कदर नहीं की। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करने वाला ऐसा औरंगजेब, आक्रांत औरंगजेब के बारे में आपको शर्म आनी चाहिए थी ये समर्थन करते हुए, और उनको तुरंत बाहर निकालना चाहिए पार्टी से। उनको तो निष्कासन चलो विधानसभा से मिला है, मेरा मानना है कि उनको उनकी विधायकी से निष्कासित करना चाहिए था, पार्टी को खुद स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं वो। ये गलत है, भविष्य के लिए गलत है ये। चलिए ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आखिर क्यों अखिलेश यादव डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं? अबू आजमी ने जो ये बयान दिया है इससे आप कहां तक सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, मायने ये नहीं रखता है। अब सवाल यहाँ ये है कि देश ये सोच रहा है कि कब तक यही औरंगजेब, नेहरू, बाबर, बहुत साल बीत गए उन चीजों को, बहुत पीछे छूट गई हैं वो चीजें। जनता आज पूछ रही है कि आज आपने क्या किया है। वहां न बात करके कि भाई इस बार हमने जो टैक्स बढ़ाए, जो चीजें बढ़ाई, क्या नौकरियां दी, हमने कौन से हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, जो हम इतने 1000 करोड़ के जो समिट कराते हैं, इन्वेस्टर समिट, उसके बाद वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, देश का पैसा कहाँ जा रहा है। ये सवाल जो है उनको दिमाग लोगों से हटाने के लिए एक तरीके से ये किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हर चीज में जो भाजपा जो करती है, एक छोटा सा उदाहरण है कि एक भाजपा के नेता था, उसका बेटा स्कूल जाता था, अचानक फेल हो गया, सब सब्जेक्ट में फेल हो गया। पिताजी बहुत गुस्सा हुए, बोले बेटा तुम सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? बोले पापा वही बाबर, नेहरू। तो बोले कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल में फेल होने से बाबर, नेहरू इनका क्या लेना देना है? बोले तो बेटे ने कहा पापा आप ही से सीखा है। तो वही चीज वहां पे भी दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जो आज की नाकामयाबी है आप उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सही किया, गलत किया, जो भी अंग्रेज आए, देश को लूट के गए, चीजें हैं, अंग्रेजों की हमसे कुछ, हम लोगों को कुछ फायदा भी मिला उससे, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह कुछ फायदा होगा, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। आज 2025 चल रहा है, आज सरकार को ये बताना है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ, लेकिन ये कभी वो नहीं बताएंगे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ। ये गिनाना शुरू करते हैं, वही बाबर, ये आक्रांत। कौन चला रहा है औरंगजेब से शासन? कौन चला रहा है? कौन कहीं चल रहा है? कौन नेता कह रहा है कि हम औरंगजेब के तरीके से शासन चला रहे? भाई कोई नहीं कह रहा, यही कह रहे होते हैं, यही कह रहे होते हैं, और तो कोई नाम ही नहीं ले रहा होता उसका। यही ले रहे होते हैं, पाकिस्तान, नेहरू, जिन्ना, यही कर रहे होते हैं। जिन्ना की मजार पे जो चादर चढ़ाने वाला था वो अखिलेश यादव नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता थे जो वहां जाके चादर चढ़ा रहे थे। ये भूल जाते हैं वो सब चीजें। तो बातें तो ये लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उसका कारण है क्योंकि ये बता नहीं पा रहे हैं कि आज इन्होंने किया क्या है। तो जब बता नहीं पा रहे तो किसी ना किसी तरह डाइवर्ट करना है टॉपिक को, बस वही बात। ठीक है, लेकिन ये चीज अबू आजमी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए आपने। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट अपर्णा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अबू आजमी ने जो बयान दिया है, हालांकि उन्होंने वापस भी ले लिया, माफी भी मांगी, लेकिन अखिलेश यादव भी तो डिफेंड कर रहे हैं। आपको सीएम योगी आदित्यनाथ ही सिर्फ दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपको नजर नहीं आ रहे हैं जो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। आपने ये नहीं बताया कि आप इस बयान से कितना तारुफ रखते हैं, आपकी क्या विचारधारा है, उन्होंने सही बोला या गलत बोला, आपने ये नहीं बताया। देखिए, पहली बात तो मैंने अबू आजमी का पूरा बयान सुना ही नहीं है अभी तक। दूसरी बात ये कि अगर कुछ गलत बोला है
तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने कुछ माफी मांगी है तो उनको लगा होगा कि उनके कहने से या माफी उनके नहीं जो बात मांगी है। कहने का ढंग था उसमें कुछ ना कुछ गलत रहा होगा, तभी उन्होंने माफी मांगी, वरना वो माफी क्यों मांगते? अगर उन्होंने नहीं, माफी उन्होंने माफी नहीं तो मांगी है। उन्होंने माफी मांगी तो बात जो है वो उनको चलिए लगा ठीक है होगा कि आचार्य जो जी, कुछ और जैसा मैंने आचार्य जी, आपको बताया आचार्य कि जी, ठीक है भाई ठीक है ठीक है। जो भी शासक रहा, चाहे पॉलिटिकल हो या जो एंकर हमारे महोदय, उन्होंने डायनेस्टी माफी थी, नहीं मांगी हर है, एक गलत ने बात जी, है कुछ ये। काम ठीक अच्छे है भी ठीक है किए, अपर्णा तो जी, कुछ माफी काम नहीं खराब मांगी, भी उन्होंने किए। ये कहा कि मैं सबसे अपने ऐसे ही है, शब्दों को जो पूरी वापस तरह लेता हूं अच्छा अगर उनको किसी तो की पूरी तरह खराब भावना नहीं इससे आहत हुई है। सभी में है कहीं ना उन्होंने, कहीं हाँ कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है। आचार्य जी, आपका क्या नजरिया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अबू आजमी ने पहले ये बयान दिया कि उसे क्रूर शासक क्यों कहा जा रहा है, इतिहास पढ़िए, ऐसा वो क्रूर शासक नहीं था। फिर जब मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया तब उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। फिर अखिलेश यादव डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है विधानसभा के इस पूरे सत्र से। ऐसे भी समाजवादी पार्टी, समाजवादी सिर्फ नाम है, नवाजवादी पार्टी ही है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि पूरा देश आज देख रहा, सुन रहा है कि अबू आजमी ने क्या कहा और किस तरह का वक्तव्य दिया है। पर सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो तो न तो आजम खान भारत माता को डाइन कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। दुर्भाग्य यह है कि कहीं न कहीं आजम खान, जयप्रदा जी एक स्त्री है, भारत की नारी है, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनको समाजवादी लोगों को नहीं दिखाई पड़ती है। कि कुर्सी का भूख भी, नशा भी इतना बढ़ गया है कि देश की अस्मिता के साथ लगातार कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है और ये हर खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम होती है, इनको जो है तो बाबरी मस्जिद चाहिए, इनको हमेशा जब सरकार में आते हैं तो कब्रिस्तान बनवाते हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो ये इनका जो चरित्र है, इनको एक बार देखने की जरूरत है, इनको ये इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी के हमारे आकाश भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, बड़ी हंसी आया करती, लोग समाज जब देखते हैं तो हास्यास्पद होता है कि पूरे देश में इतनी बड़ी बात चल रही है। मैं कहता हूं जिस भवन की नींव कमजोर होती है उसके ज्यादा दिन तक दीवार खड़े नहीं रहते। अगर अपने इतिहास को हम भूल जाएंगे, हमारे साथ किसने क्या किया, तो वही दशा होगी। हम कभी देश के किसी दुश्मनों से नहीं हारे, जब हारे हम तो किसी जयचंद्र से हार गए, किसी गद्दार से हार गए, किसी दोगले व्यक्ति से हार गए जो हमारे आपके बीच में जड़ खोदने के लिए लगा था। मैं कहता हूं कि हमारे आपके विचारधारा अलग हो सकते हैं, मैं कोई मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मेरा मुस्लिमों से कोई विरोध नहीं है, परंतु जो एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के आएंगे, अब्दुल हमीद बनकर के आएंगे, उन बिस्मिल्लाह खान बनकर के आए, राम रहीम बनकर के आए, उनके साथ हम खड़े हैं, हमको उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर देश में रहकर के कोई अकबर का, देश में रहकर के कोई बाबर का, देश में रहकर के कोई आतंकवादियों का समर्थन करता है, अफजल कसाब का समर्थन करता है, वो विरोधी है, वो कोई भी हो। और एक इसमें तो कम से कम एकाग्रता बनी रहना चाहिए। तो आप हर उस व्यक्ति को साथ में लेकर के चलना चाहते हो, राम मंदिर पर पत्थर आता है आप रोक लगाते हो, राम मंदिर आप दर्शन करने नहीं जाते हो, अरे चलो छोड़ो राम जी को मत पूजो, हम नहीं कहते हैं, परंतु आप तो यादव लिखते हो, यदुवंशी हो आप, मथुरा कृष्ण की मंदिर की बात कर लो, कृष्ण मंदिर मुक्ति कैसे होगी वो तो देख लो आप। एक मैं कहता हूं संभल की बात करते हो, अभी सामने उठी, मुरादाबाद की बात उठती है, कौन सा हिंदू वहां लेकर के तलवार गया था, कौन सा बंदूक लेकर के वहां पर गया था, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस गई थी। और अगर उनको कुछ लगता है गलत होना है तो जाकर को आपत्ति करते। तो अब्दुल ये आजमी जैसे जो लोग हैं यार, अब तो चिन्हित करो कम से कम। अगर इतना बड़ा, अब तो देश जग रहा है, देश में राज करना है, गद्दार राज नहीं कर पाएगा, भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना है। अब वो समय बीत गया कि राम भक्तों का खून बहाएंगे, अब वो समय बीत गया कि जाकर के मंदिरों को छोड़ करके अयोध्या एक बार देखेंगे नहीं, बगल में मजार बनवाते रहेंगे, मस्जिद बनवाते रहेंगे। अब वो समय है कि भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना है और संवैधानिक दायरे पर कोई जा रहा है। हम लोग राम मंदिर ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा जा रहे हैं, पर ये जो आतंकवादी गतिविधि दे रहे हैं इनसे कभी कभी पीछा छुड़ाओ, कभी एक बार खुल करके देश हित में बात करें तो ज्यादा अच्छा हमको लगता होगा। चलिए ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे बयान को लेके? औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं नहीं, ये चीजें गलत पढ़ाई जा रही है, गलत बताई जा रही है, इतिहास गलत है। देखिए पूर्णा जी, ऐसा है जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैंने हमेशा, कभी नेशनल चैनल हो या रीजनल चैनल हो, मैंने हमेशा मोहब्बत की बात करी। और अभी आपने 2-4 बयान दिखाए तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आदर्श जो हैं वो मेरे वालिदैन हैं, जिसे माता पिता कहा जाता है। मैं समझता हूँ किसी औलाद के लिए आदर्श माता पिता से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकता।
अभी आप देखिए इस तरह की बातें चल रही हैं, संविधान की बात आ रही है। आप बताइए, संविधान मुल्क में सबसे बड़ा होता है और संविधान पे हर इंसान को चलना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, तो अगर संविधान के खिलाफ कोई बात करेगा या चलने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। अब आप देखिए इस तरह की बातें जो चल रही हैं कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये बात की। आप देखिए मुल्क में हमारे वहां एक बात जैसे सोच कही जा रही है कि रोजी से रोजा होता है, रोजी रोटी पे कहीं आप बात चल रही है, आप बताइए कहीं बात नहीं चल रही है। इस तरह की बात लाने के बाद मंदिर आम पे लोग बात ला देते हैं और उसके बाद मीडिया में इसकी डिबेटें शुरू हो जाती हैं। जो बात को खत्म हो जाना चाहिए वो और तूल पकड़ लेती है। आप बताइए इस मुल्क में जयचंद का क्या रोल था, आप बताइए जयचंद का क्या रोल था। अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता ने जयचंद की बात करी, तो ऐसा नहीं। देखिए हिस्ट्री जो होती है, मैंने हमेशा एक बात कही, जो आने वाले कल के मसाइल हैं सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। तो उन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान हो सकता है। अभी मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने नहीं माफी मांगी, आशीष भाई ने कहा कि मांगी है, तो उन्होंने नहीं, अपने हिसाब से मांगी होगी। उन्होंने माफी नहीं जी, मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ हाँ जी, और देखिए जिसको भी होता क्या है, इससे देखिए जिसकी भी भावना आहत देखिए हुई है पूर्णा तो जी, मैं अपना ये बयान वापस लेता हूँ। जी जी देखिए पूर्णा जी, ये होता है कि अक्सर उन्होंने आप कहा कि मैंने टीवी कुछ पे गलत आपको नहीं कहा है। उन्होंने कहा मैं नहीं, कुछ नहीं, गलत सर, नहीं हाँ, कहा उन्होंने है। ये भी जी, कहा है जी, कि जी, मैंने कुछ नहीं, गलत नहीं, नहीं गलत कहा, नहीं कहा, लेकिन अगर क्या? किसी की देखिए, भावना देखिए, आहत हुई है तो मैं देखिए, अपने इस बयान को वापस लेता हूँ। जी जी ये देखिए माफी पूर्णा जी मांग क्या रहे हैं, होता है। जब आप जी गलत नहीं जी तो किस बात की माफी मांग रहे हो? अरे सर मतलब सुन आप लीजिए, वही बोल रहे अरे हो, वही मतलब। ठीक है, जी ठीक जी है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है देखिए, चित्रांशु जी, एक मुकम्मल हाँ, बात है, मुकम्मल बात। देखिए हाँ, होता क्या है मैडम पूर्णा जी, आप अक्सर देखिए बयानबाजी जो चलती है, खास इलेक्शन वगैरह बहुत चलती है, और बाद में वो नेता या वो लीडर या आम आदमी ये कहता है कि मेरी बात को दूसरे अंदाज से पेश किया गया, मेरी वीडियो काट किस तरह पेश किया। तो मैं इस वक्त मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, आप बेरोजगारी देखिए चरम पे चल रही है, बेरोजगारी पे डिबेटें नहीं होती हैं, मैं चाहता हूँ उस पर डिबेट होना चाहिए। आप देखिए इस वक्त रमजान शरीफ चल रहा है, आप देखिए हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंददू भाइयों की दुकानों से मुसलमान मुसलसल सामान ले रहा है और हिंदू भाई खुश होकर बात कर रहा है। अगर उन्होंने इस तरह के बयान को नहीं तो दिए हैं, देखिए, तो मैं हमेशा देखिए देखिए जी जी बताइए। शोएब जी, जी, हिंदू मुस्लिम की जी, राजनीति जी, नहीं हो रही है। बात इस चीज पर हो रही है, बात विचारधारा की हो रही है। बात यहां पर हो रही है कि अबू आजमी ने जिस तरह से बयान दिया कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, इतिहास में गलत बताया गया, गलत पढ़ाया गया। बात इन विचारधाराओं पर हो रही है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर देखिए शासक नहीं देखिए था। पूरी इतिहास की किताबें उसकी क्रूरता से भरी हुई हैं, उसके बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इस पे तो बात तो जाहिर सी है ना कि बात तो होगी ही, इस पे हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि देश, जाहिर सी बात है, देश राम रहीम से चलने वाला है, ना कि औरंगजेब से चलने वाला है। देखिए ऐसा है पूर्णा जी, कभी कभी एंकर भी जब पार्टी बन जाते हैं तो सामने वाले को जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ आपके नेशनल टीवी कह रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, पूरी इंडिया तो देख रही है। आप बताइए किसी एक मुसलमान ने इस तरह की बातें करी, आप मुसलमान बता रहा हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ। मैं सियासी बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है, समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है। देखिए अखिलेश यादव जी का बयान अभी मैंने नहीं सुना, और अभी आशीष भाई ने भी बात कही थी कि मैंने अभी अबू आजमी का बयान नहीं सुना, मैंने वाकई नहीं सुना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क संविधान से चलता है, कि कोई भी इंसान हो, चाहे किसी उस बरादरी का हो, संविधान से चलता है। और जाहिर सी बात, मेरे नबी ने फरमाया मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और मुल्क के कानून को मैं मानता हूँ और मैं मानूंगा। उन्होंने जो बयान दिया है, जिस तरह के लोग कह रहे हैं उन्होंने तो वापस ले लिया, बयान क्या सुनिए किया, ना वो किया, सिद्दीकी साहब, वो यही मैं आशीष जी से भी कहूंगी, जब हमारे डिबेट देखिए, का जो मुद्दा ही यही था और आप कह रहे हैं कि हमने तो बयान ही नहीं सुना, ये कैसे हम मान ले सर? बयान तो कम से कम आपको सुनना चाहिए ना। देखिए होता क्या है, कभी कभी होता है कि सामने वाला चाहता है कि मैं जो कहना चाहूँ वो कह दे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या देश औरंगजेब की विचारधारा पर चलेगा? देखिए देश जो चलेगा, देखिए मेरे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैंने हमेशा सम्मान किया, आपके डिबेट पे किया। ठीक है, मुल्क जो चलिए, ठीक है चलेगा वो सिद्दीकी संविधान साहब, अपर्णा जी का मैं रुक देखिए, करती हूँ। देखिए ठीक है, मुल्क जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, और संविधान के खिलाफ कोई होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री एक्शन ले, चाहे प्रधानमंत्री एक्शन ले, संविधान से ही मुल्क चलता, हमेशा चलिए चलेगा। ठीक है। अपर्णा जी, अबू आजमी लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन मुझे अब धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान को खतरा है, इस तरह के भी बयान उनके सामने आए हैं। प्रोपेगेंडा है सिर्फ अपूर्वा जी। मैं बस इतना कहूंगी कि कुछ लोग ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेजर आशीष जी ने नहीं सुना उस बयान को, मैं उनकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि वो इतना
देश विरोधी बयान सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो मेजर साहब रहे हैं, उन्होंने देश से प्रेम किया। जो इस देश से प्रेम करेगा उस तरीके का बयान पसंद भी नहीं करेगा। तो मैं उनकी मंशा को समझ सकती हूँ। अगर जिस व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं जब दी जाती है तो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दी जाती है, सबके लिए सद्भावना रखकर ही पार्टी कार्य करती है। लेकिन कुछ लोग जो आकर अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। देखिए मूवी, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? छावा मूवी रिलीज हुई, लोगों के इमोशंस संभाजी महाराज के लिए जागृत हुए। लोगों ने बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे, जो रील्स देखता था वो रोता था। इस तरीके से औरंगजेब ने उन पर अत्याचार किए। मैंने भी कई बार ऐसे आंखों में आंसू आए जब उस मूवी को देखा। हर व्यक्ति जो देश से प्रेम करता होगा उसको आएगा। लेकिन आप ऐसे ही, अगर आप इसी हवा में अचानक से आएंगे और औरंगजेब की अगर आप तरफदारी कर देंगे। मेजर आशीष जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये हिंदू मुस्लिम। महाराज मैं आपको बता दूं कि अबू आदमी ने ये बयान दिया है आपकी पार्टी की सरकार में, और उस पर नहले पर दहला कर दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बयान का समर्थन देके। और उस पर भी नहले का दहला ये है कि मैं आपसे तो अपेक्षा करती थी, माननीय मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, मेजर साहब रहे आप, कम से कम आप कह देते कि उन्होंने गलत बयान दिया है, क्योंकि अन्य प्रवक्ता भी अगर ये कहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात और बताई जा रही है लगातार इस देश में, मैं उसका कड़ी प्रतिक्रिया और मैं बहुत निंदा करती हूँ इस बयान की। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब हमारे देश में आया, जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसने हमारे देश को लूटा, हमारे धर्म पर आक्रमण किया। वही औरंगजेब हमें मंदिरों के लिए जमीन दान में दे रहा है, मतलब हमारी ही जमीन हमें दान में दे रहा है, हम पर वो उपकार कर रहा है, ऐसा बताने का कष्ट कर रहे हैं कुछ लोग। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ महोदय, जरा तो अपर्णा जी, क्या इससे क्या माना जाए कि औरंगजेब के नाम पर राजनीति हो रही है या औरंगजेब के नाम पर वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? दरअसल उन लोगों को पसंद नहीं आई जब ये मूवी रिलीज हुई, और उन लोगों को पसंद नहीं आया कि औरंगजेब का कैरेक्टर ऐसा क्यों दिखा दिया। उन लोगों से रहा नहीं गया तो मीडिया के सामने आके बयान दे दिया। ये हुआ है, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा है। दरअसल वो देश से प्रेम कर ही नहीं सकते ऐसे लोग जो औरंगजेब से प्रेम करते हैं और कहते हैं कि हमने गलत इतिहास पढ़ा है। मैं बता दूं, ये गलत इतिहास की कहानी भी बहुत लंबी है, अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो मिलेगा नहीं। कैसे प्रोपेगेंडा चला के हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, तो आप भी उसका शिकार हो गए। ऐसे क्यों हो गए? आप तो माननीय विधायक है, कैसे हो गए आप भाई? आपको तो सही इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी जनता को आप आकर आगे आप विधायक थे तो आपको नहीं बोलना चाहिए था इस तरीके का। लेकिन नहीं, आपके अंदर का ज्वार जो है ना वो सामने आ गया। मैं इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देती हूँ कि उनको बाहर होना चाहिए पार्टी से, और या फिर उनको डांट पड़नी चाहिए तरीके से। ठीक है, आदरणीय अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया इस बात का, मुझे तो इससे बहुत परेशानी हुई। एक नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। महाराज जी, आपसे समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव जिस तरह से ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया है, अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या औरंगजेब के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या औरंगजेब के नाम पर एक समुदाय विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब अगर औरंगजेब वाला ये जुन्न बाहर निकला है तब तो ये अब इतनी जल्दी तो सर शांत होगा नहीं। निश्चित ही कुछ साल पहले जो मूवियां बनती थी, जो भी बॉलीवुड वाले लोग बनाते थे, तो ऐसा ही कुछ बनाते थे जिसमें राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधि हो और वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए, उपेक्षित करने का, ऐसे तमाम कुछ चला करते थे। कुछ दिन में सनातनी जगह, हिंदू समाज जगह, अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, और जब अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, उसी का एक परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देते देते उन्होंने जो विकास किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया और मुख्यमंत्री बनते बनते वह रह गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझको सबसे हंसीता बात यह है कि जब डिबेट में लोग बैठते हैं तभी विकास क्यों नजर आता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रचंड बहुमत के साथ में विपक्ष बैठी हुई है। उसको हर विकास के मुद्दे पर सामने आना चाहिए। मैं चाहता हूं देश का विकास हो, रोजगार मिलना चाहिए। अन्य मुद्दों की बात वहां पर तमाम माननीय विधायक लोग हैं और जो भी लोग हैं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है, उनको उठाना चाहिए और देश हित की सारी बात करना चाहिए। सबको पता है कि ये सारी बातें विकास का नहीं आना चाहिए। जिस मुद्दे की जब बात हो उस मुद्दे को वहां पर रखना चाहिए, बात करना चाहिए। और एक अब नई बात, विगत दिनों में आपने देखा होगा कि एक कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी आई थी, उसने भी देश के अंदर एक आपकी आवाज कट रही, मुझे चलिए ठीक है महाराज जी के नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, चलिए शोएब सिद्दीकी जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव जी को कि वो इस बयान को इंडोर्स कर रहे हैं, और इसे यूपी की राजनीति के लिहाज से तो कोई सही नहीं कह सकता। वो ये कह सकते थे कि अबू आजमी का बयान पार्टी की विचारधारा नहीं है,
देखिए अपूर्णा जी, होता क्या है कि जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो अपनी बात रखते हैं, और जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो विपक्ष में होते हैं, वो मौका तलाशते हैं। हम्म। और जब अभी मेजर साहब ने कहा कि उन्होंने वापस बात ले ली, तो अखिलेश जी ने जो बात कही, वो अखिलेश जी ने जो कही, वो जब सामने आएगी तो होता अगली डिबेट में आपको पूरी बात बताऊं। आप देखिए पूर्णा जी, इसमें जो है जहां तक खतावार बॉलीवुड ही बहुत रहता है। आप गौर करिए, बॉलीवुड में एक जमाने में फिल्में बना करती थी, मदर इंडिया। अब मदर इंडिया ने बताइए कितना बड़ा पैगाम दिया मदर इंडिया ने। उसके बाद मुगल आजम बनी, कितना फिल्मों में पैगाम हुआ करता था, एक मोहब्बत हुआ करती, मैसेज हुआ करता था। उसके बाद शोले फिल्म आई, दोस्ती फिल्म आई। अब आप बताइए, बॉलीवुड भी इस तरह के मौके ढूंढता फिल्म बनाने के लिए। अब औरंगजेब पे जो फिल्म बनी है, अगर आप गौर करें क्या जरूरत थी बनाने की। अभी उससे पहले 2-3 फिल्में बनी जिसको बैन करने की कोशिश करी गई। तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड भी इसमें बहुत खतरवार है, वो टीआरपी पर नहीं देखता नहीं है। नहीं नहीं शोएब जी, लेकिन- आपके इस बयान से मैं बिल्कुल भी तरीके का सहमत बयान। नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप बताइए। मैं आपके इस बयान से बताइए, बिल्कुल जवाब दे दो। सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? अब आप देखिए कुछ फिल्में जब बनती हैं, आप भी जानती हैं, आप नेशनल टीवी के एंकर हैं, फिल्मों में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप भी जानती हैं। मैंने देखिए, मदन ये तारीफ करी, अगर आप वो कोई फिल्म अच्छी बनी। देखने जा रहे हैं, मेरी बात जी। समझने की कोशिश मैं करिए ये नहीं कह शोएब रहा हूँ जी। फिल्म गलत है, अगर मैंने आप बताया कोई फिल्म बॉलीवुड- देखने जा रहे हैं तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप खुद सोचिए कि ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से है या फिर ये कोई संदेश दे रही है। छावा मूवी आप देखिए- मैंने भी देखी है और कोई गलत नहीं है उसमें। अगर इस तरह की फिल्में बन रही हैं तो इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हमें भी तो पता चलना चाहिए, हमारी आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए, हमारे सामने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें ये चीज जानने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर किया, या कितने अत्याचार उन पर मुगलों ने आकर किया। उन्हें भी तो इतिहास जानने का हक है। तो फिल्में क्यों नहीं बने सर? देखिए अपूर्णा जी, हुआ क्या, आपने मेरी बात को दूसरे रुख पे लेके चली गई। जैसे गिलास होता है, आधा भरा होता है, आप कह रही हैं आधा खाली, मैं कह रहा हूं आधा भरा है। दोनों मैं वही कह रही हूं सर, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है ऐसी जगहों पे। अब सुन तो लिए, अब बात मुकम्मल कर लिए तो बात मुकम्मल हो जा चुकी है। वो बात मुकम्मल होती है, जैसे अधूरी बात छोड़ दिए तो वही बात होगी, मेरी पूरी बात नहीं हुई, दूसरा मैसेज चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि उस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो मैसेज अच्छा जाए। मैंने आपको जो फिल्में बताई, तो सब कलाकार मेरे हिंदू भाई हैं, ऐसा नहीं मैंने किसी मुसलमान का नाम ले लिया। कहने मतलब है कि जब कोई चीज मंजर आम पर आती, मीडिया में आती है, तो वो इस तरह की चीजें आए जो अच्छा पैगाम पहुंचाए। अभी आप देखिए, शाहरुख खान की पठान थी, कितने लोगों ने बगावत करी कि वो खराब है और ये है वो है। जब प्रधानमंत्री को लगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी को लगा, तो वो मंजर आम पर आके उन्होंने कहा बीजेपी के सांसदों से और बड़े बड़े लीडरों से कि आप लोग फिल्मों पर ना गौर करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो लोग खामोश हुए, उस फिल्म में रिकॉर्ड हो गया, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी। और वो हमें दूसरे दूसरे ममालिक जाते हैं, वहां से अवार्ड पाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह का कोई काम ना किया जाए जो मंदिर आम पे आगे आम मुसलमान, आम हिंदू, आम ईसाई को जहमत उठानी पड़ जाए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता शोएब जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम को भी इन चीजों से परेशानी होनी चाहिए। यहां पे मैं फिर वही कह रही हूं बात, और ये पूरी लड़ाई विवेक और विचारधारा की है। आप अगर कोई मुस्लिम भी है तो वो औरंगजेब को अपना आदर्श कैसे मान सकता है? सर आप मुझे ये समझा दीजिए, कोई अपना आदर्श कैसे मान सकता है? अगर कोई हिंदू अत्याचारी भी होगा सर, तो हम हिंदू होके भी उसे अपना आदर्श नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है सर, बस एक मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। 30 सेकंड, हाँ 1 मिनट। देखिए मेरे आदर्श जो है, सिद्दीकी का आदर्श मेरे वालिदैन माता पिता हैं, और मुझ संविधान से चलता है तो संविधान से ही चलेगा। और जो अपने बयान देता है वो अपने बयान दे। जब आम मुसलमान इस तरह की बात करेगा तो दूसरा रुख चला जाएगा, लोग कह के चले जाते हैं। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और आम मुसलमान या आम हिंदू भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं देश को मानता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए ठीक है, आप हमारे जुमले तो ठीक है। आशीष जी से सवाल मेरा है। चलिए ठीक है, आशीष जी से मेरा सवाल है। आशीष जी, जब अबू आजमी जी ने अपना बयान वापस ले लिया, वही सवाल है, फिर अखिलेश यादव क्यों उनके बयान को इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं? वो ये भी तो कह सकते थे कि ये पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये उनका अपना बयान है, लेकिन वो तो उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने उनके बयानों को डिफेंड नहीं किया। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो वापस लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोगों को आजादी है, वो बात कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी को अपना किसी की तारीफ कर सकता है, वहां तक तो बात समझ में आ सकती है। कोई भी कुछ के लिए कह रहा है, वो
व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है कि भाई किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, तो ये तो एक अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस होती है, वो उसको वहीं तक रखते हैं। लेकिन जब हम राजनीतिक उस पे आते हैं तो हम सब जानते हैं कि देश जो है वो संविधान से ही चलता है। चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा हो बुरा हो, उसकी विचारधारा से नहीं चलता है। तो जो ये योगी जी ने कहा था देश इसी से चलेगा उससे चलेगा, वो एक राजनीतिक बयानबाजी थी जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि देश तो कानून जो बने हुए हैं उसी से चलता है। संविधान चाहे किसी की सरकार हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, वो संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। तो ना उसमें लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वो गलत सोचते हैं। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। हाँ, क्योंकि ये ऐसा, क्योंकि आप याद करिएगा आपको कि जब लोकसभा में एक बार हुआ था कि इतिहास में पहली बार कि 100-125 सांसदों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां भी सस्पेंड कर दिया था। तो ये चीजें जब आप बार बार पे सस्पेंड लोगों और विधायकों को करते हैं तो आप एक उसके वक्तव्य के लिए अगर आपको परेशानी है तो आप एफआईआर ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन आप ये समझिए एक विधायक जो आता है वो सदन में जिस क्षेत्र से आता है उसकी बात उठाने के लिए आता है। यदि आप उसकी किसी बात से जो उसने कही अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। आप उसे वहां से क्यों बाधित कर रहे हैं? क्योंकि वो आवाज है उन लोगों की जिन क्षेत्र से वो उठ के आ रहा है, तो आप वहां बाधित क्यों कर रहे हैं उसे? उसको जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर किसी की तारीफ कर देता है, आपको पसंद नहीं आता, तो आप उसे प्रैक्टिस करने से थोड़ी रोकेंगे। आप कानून के खिलाफ आप जो कार्रवाई है कानूनी वो करेंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं तुम पेशेंट नहीं देखोगे, अब इसमें नुकसान किसका होगा? उन पेशेंट्स का होगा ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही कहीं ना कहीं वो गलत है। अभी जैसे बहुत से तथ्य रखे गए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अहम मुद्दे हैं देश के जो लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। वो तो एक चर्चा के लिए हो सकते हैं, उसने ये बोला इसने ये बोला, उससे कोई मायने नहीं रखता। ना औरंगजेब का कोई फॉलोअर है, ना आज औरंगजेब है, ना वो जमाना है, ना वो दौर है, वो सब बहुत पीछे जा चुका है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 में और 2025 में क्या फर्क आया। 2014 में मैं आपको आंकड़े गिना दूं कि देश में जो भुखमरी थी वो हम विश्व में 65वें नंबर पे थे, आज 105वें नंबर पे आ गए हैं हम। देश के ऊपर जो कर्ज था 2014 में वो 75 लाख करोड़ था, आज 2,10,000 करोड़ है। आज हमारा जो पेट्रोल की कीमत तब थी वो 70 रुपए के आसपास थी, आज लगभग 100 रुपए पहुंच गई है। जो गैस का सिलेंडर था वो 390 का था 2014 में, आज वो लगभग 900 रुपए का है 2025 में। तो आप जीएसटी जो टैक्स एक प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था वो 14% था 2014 में, आज 28% है। जीएसटी काउंसिल ने 35% की अप्रूवल दे दी है। डॉलर जो था वो 60 रुपए का था, आज 86 पहुंच गया है ना। सोना जो था वो 28,000 रुपए तोला था 10 ग्राम, आज 81,000 पे पहुंच गया, 81,000 रुपए। तो ये वो चीजें हैं जिनसे फर्क पड़ता है। औरंगजेब, अशोक, ये वो मंदिर वो सब चर्चा और उसके लिए है। यहाँ है हमारी सरकार की नाकामयाबी। और दिल्ली का लाल किला 2014 से पहले एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में रहता था, आज वो भी अडानी साहब की देखरेख में है। न जाने कितने एयरपोर्ट, न जाने कितनी जमीनें, सब कुछ अडानी और अंबानी की देखरेख में है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रवि भट्ट इतिहासकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी आपका बहुत स्वागत है। ठीक है आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक प्रतिक्रिया रवि जी से भी मैं लेना चाहूंगी। रवि जी देखिए, चर्चा हो रही है औरंगजेब को लेकर, उसकी क्रूरता को लेकर, और जिस तरह से अबू आजमी जी ने बयान दिया था पहले कि वो क्रूर नहीं था, उसे गलत दिखाया गया, वो एक अच्छा शासक था, दरियादिल शासक था, उसने मंदिर बनवाए, उसने बहुत सारी चीजें की, लेकिन फिर जब विरोध बढ़ा तब उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात बहुत इतिहास में साफ है कि ये मैं अक्सर मजाक में भी कहता हूं कि औरंगजेब जो था वो उनकी वो पैदाइश जो हुई थी 3 नवंबर को हुई थी और डेथ हुई थी 3 मार्च को। तो उनके बारे में धारणाएं भी 3 तरीके की हैं। एक धारणा तो जैसा कि आपने खुद बताया, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही दानवीर थे, बहुत ही एक आदर्श शासक थे, और कुछ लोग कहना है कि वो बहुत ही अत्याचारी थे और विशेषकर हिंदुओं प्रति उन्होंने अत्याचार करा। पर सच बात यह है कि ये जो है, और इस पे हिस्टोरियंस भी बटे हुए हैं, पर सच बात यह है कि सच कहीं इन दोनों के बीच में है। जब कभी भी कोई भी शख्स
औरंगजेब के बारे में अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट से बात करता है। अगर कोई उनको अच्छा साबित करना चाहता है तो वो 1 मिनट के अंदर कोट करना शुरू कर देता है कि कैसे उन्होंने उज्जैन के अंदर मंदिर को उन्होंने दान दिया, कैसे गुवाहाटी के मंदिर को दान दिया, कैसे उन्होंने इलाहाबाद के मंदिर को दान दिया, कैसे उन्होंने ब्राह्मण्स को उन्होंने दान दिया, और इसी तरह कैसे वृंदावन के गोसाई लोगों को उन्होंने कहना चाहिए वो तमाम सुविधाएं दी। पर इसके विपरीत जब कभी बात होती है जो उनके अगेंस्ट होते हैं तो जजिया कर टैक्स की बात करने लगते हैं, वो बात करने लगते हैं 1 मिनट के अंदर कि आपको बनास के अंदर मंदिर कैसे टूटा, मथुरा के अंदर मंदिर कैसे टूटा, या फिर 1675 के अंदर गुरु तेग बहादुर का कैसे दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर उनका सर काटा गया। ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर, जो ये दोनों ही पक्ष अपनी तरफ साहित्य ये इतिहास के तौर पे दोनों ही पक्षों की बातें सही है, पर सत्य क्या है वो इन बिटवीन है। जैसे कि ये करीब करीब औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक उन्होंने राज किया था। जैसे व्यक्ति की आपकी जो आयु होती है अलग अलग उम्र के अंदर ऑन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ आदमी की सोच भी बदलती है। इसी ढंग से औरंगजेब के बारे में भी कहा जाएगा कि अगर हमें क्लियर परसेप्शन चाहिए तुमको एज अ होल हमको देखना पड़ेगा। केवल सिलेक्टिव ढंग से उसको कोट करने से केवल जो व्यक्तिगत लोग हैं वो अपने स्वार्थों के कारण उसको अच्छा या बुरा साबित कर सकते हैं। वो दोनों का मिक्स था, वो इंसान था, उसके अंदर अच्छाइयां भी थी बुराइयां भी थी। ठीक है रवि जी, लौटूंगे आपके पास। अपर्णा जी, अभी आपने मेजर आशीष जी को भी सुना, वो कह रहे कि निलंबन करना गलत था, आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते थे अबू आजमी के खिलाफ, लेकिन उन्हें निलंबित करना ये सही नहीं था क्योंकि वो कई लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में उनका निलंबन करना उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। निलंबन उनका इस सत्र के दौरान किया गया, इस बजट सत्र के दौरान, क्योंकि लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है, तो सरकार द्वारा, स्पीकर द्वारा लिया हुआ ये निर्णय था और जो उनके लिए सटीक बैठेगा। चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने न माफी मांगी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें जो लगता है उस हिसाब से हमने सही बोला, हमने जो किताबें पढ़ी उस हिसाब से सही बोला। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि सच को कब तक छिपा सकते हो, एक ना एक दिन तो सामने आना ही है। तो कुल मिला के वो भी यही मानते हैं कि औरंगजेब की विचारधारा ठीक है, इस देश में राम की विचारधारा ठीक नहीं है। लेकिन तो कांग्रेस इन सबसे दूरी बनाए हुए नजर आई है। कांग्रेस ये अपने कहां से जोड़ने लगते हो आप लोग, कहां से जोड़ने लगते हो? कब बोला अखिलेश ने कि राम की बोलने दीजिएगा, हम बयान सुनाइए ना कि कब राम की भाषा मैंने ये कब बोला, बताइए अखिलेश यादव ने। मैंने एक मिनट सर, एक मिनट सुन तो लीजिए आप, अखिलेश यादव ने, सुन तो लीजिए आप। भाजपा में है तो झूठ बोलना आपका बोलने लग जाते हैं। अधिकार है, आशीष लेकिन जी कब ये बोला? गलत बात है। आशीष जी पहले बता दीजिए ना बयान कब बोला। चलिए ठीक है, वो जवाब दे रही है आशीष जी। 1 मिनट सर, रुक जाइए आशीष जी, बयान सुन लीजिए, पहले उनका बयान सुन लीजिए, पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए। ठीक है, आपको अभी और बता दें हर बार। नहीं आप यार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये राम की विचारधारा नहीं है, ये कहाँ से बोला बताइए ना, बताइए कौन सी किस तारीख में बोला अखिलेश ने? इस देश को अखिलेश ने कब कहा? अखिलेश यादव ने कब कहा कि राम की विचारधारा से नहीं चलेगा, औरंगजेब से चलेगा? ये तो रोने आपके लोग रोते रहते हैं, हमेशा मैंने देखा है। ये आपने कब बोला ये बताइए? कुछ लोग नहीं आप बताइए ना कब बोला ये? कब तक लगा सकते हैं उन्होंने? हाँ तो सच को छुपाने भाई, सच तो भाजपा सुनना ही नहीं चाहती है। अभी मैंने जो आंकड़े बताए आपको उतने काफी नहीं है चीजें कि देश का बेड़ा गर्क कर रखा है आप लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए महोदय, आपको सारे आंकड़े बता दिए, गूगल कर लीजिएगा, एक भी चीज बदलेगी नहीं। मैंने सारे नहीं जीडीपी बारे में अभी देख लीजिए। और आप नहीं वो तो हमें मालूम है कि देश कहाँ कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो जनता को समझ में आ रहा आपने देखा भुखमरी में आज इंडियन रुपये भूटान में 1 रुपए के बराबर हो गया है। कुछ सरकार और चलिए सर, अब आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे से सर डीरेल नहीं होना है, मुद्दे पे रहना है, सर। चलिए ठीक है अपर्णा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मेजर आशीष जी, सर थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए सर। ठीक है आशीष जी, अभी देखिए बहुत अच्छे से डिबेट चल रही थी ना, एक एक करके सबसे सवाल जवाब हो रहा था। अपर्णा जी को बोल लेने दीजिए सर, फिर आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा।
मैंने तो बताया इनके यहाँ तो घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो चुप भी कराइए। इनका प्रवक्ता बोले उठते हैं कि ये भी कांग्रेस और कांग्रेस आशीष जी सर अब रुकना पड़ेगा, अब रुकना पड़ेगा सर। आशीष जी मैं अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज रुक जाइए सर, ठीक है रुक जाइए। गलत सही आप सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए सर, एक सेकंड हो गया सर, हो गया। गलत सही आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, गलत सही आप अपनी बारी में बोलिएगा। अपर्णा जी को पहले उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे सर आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए, बोलने तो दीजिए सर, आप उनको बोलने तो दीजिए। चलिए आपको अगर आपको कुछ भी गलत लगेगा आप अपनी बारी में बोलिएगा। चलिए अपर्णा जी आप कंप्लीट करिए। पूर्वा जी ऐसा लग रहा है कि पूरी डिबेट में आज आशीष जी चुप रहे तो बोल नहीं पाए। झूठों की पार्टी से आते हैं आप तो जुमले राजा इनके जो आठवीं फेल है जो अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं, जो दुनिया में आशीष जी, वचन दे रहे हैं कि आशीष जी। अपनी माँ को सड़क पे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, फिर आपके बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपनी माँ के साथ ऑडियो सर मैं वो करना नहीं चाह रही हूँ, ऑडियो डाउन सर। आशीष जी जो ऑफिस में प्लीज सर मुझे मजबूर मत करिए कि मैं ऑडियो डाउन कर दूं, फिर आप बोलते रह जाएंगे। है चलिए ना अपर्णा जी। ये तो जो अपने बाप को, ये तो औरंगजेब से भी आगे है, अपने बाप की चिता को अग्नि नहीं देते, बैठे रहते फोटो खिंचवाने के लिए ऑफिस पे। औरंगजेब से तो 10 गुना घटिया, 10 गुना घटिया, इतना घटिया। तुमको कैसी मानसिकता वाला व्यक्ति होगा और कैसे वो लोग होंगे जो ऐसे के पीछे चमचागिरी करके घूम रहे हैं उसकी। अरे अपर्णा जी कहीं ऐसा नहीं आपके पिताजी मर गए। चलिए सर ठीक है, हो गया आशीष जी, बस सर हो गया आशीष जी हो गया। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही तो प्लीज अब शांत हो जाइए, प्लीज अब शांत हो जाइए सर। वक्त मत खराब करिए सर, वक्त मत मेरा खराब करिए आप। आपको तो पढ़े लिखे हो। भारत की जमीन तो आपकी। चलिए आखिरी के 4 मिनट बचे हैं, मैं सभी गेस्ट से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आशीष जी चलिए शोएब सिद्दीकी, अपर्णा जी और आशीष जी को ऑडियो डाउन करिए, अपर्णा जी और आशीष जी को ऑडियो डाउन करिए। शोएब जी फाइनल कमेंट आपसे। घोटाला करने के लिए वो भी तो बताइए सर ऑडियो डाउन है आपका, कहाँ क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है आपको, कोई नहीं सुन रहा है सर। ये क्या बात हुई साहब जी, कितना झूठ बोलोगे? बेड़ा गर्क कर रखा है देश का इन लोगों ने। अमेरिका में भी सर आप आगे डिबेट होने देंगे या नहीं? आशीष जी, अपर्णा जी, अडानी का वारंट आ चुका है कोर्ट में, उसको पेश करना है। आप कब पेश कर रहे हैं बताइए? आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है सर, हो गया। ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। चलिए ठीक है। देखिए इस तरह से आप आपसी तू मैं कर रहे हैं, इससे किसी निष्कर्ष पे निकला नहीं जा सकता है और ये जाहिर सी बात है कि देश कभी औरंगजेब की नीतियों पर नहीं चलेगा। आशीष जी और अपर्णा जी इस तरह से तू मैं करने से अगर आपको लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई कंक्लूजन आ जाएगा तो नहीं आएगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी दूरी बना रखी है ना इस पूरे मुद्दे से, क्योंकि कांग्रेस भी समझ गई है कि अगर हमें बीजेपी से लड़ना है तो हमें इस तरह से हिंदू कट्टरता को और इन चीजों को लेकर कट्टर होकर हम बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। अखिलेश यादव डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बयान अबू आजमी की तरफ से दिया गया है वो इस पूरे बयान को एंडोर्स करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चाहते तो वो भी दूरी बनाकर रख सकते थे। चलिए ठीक है, रवि भट्ट जी आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी, क्या जिस तरह से अब ये पूरी राजनीति का मुद्दा बन गया है, चाहे औरंगजेब की बात कर ली जाए, अकबर की, बाबर की बात कर ली जाए, एक राजनीति का मुद्दा अब औरंगजेब बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मिडवेल पीरियड में विशेषकर और हमेशा पूरी दुनिया के अंदर, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया के अंदर जो रूलर्स हुए हैं वो कोई बहुत रिलीजियस नहीं होते, पर रिलीजन को मिसयूज हमेशा हर एक ने किया है अपने फेवर में, और टू कंट्रोल द मासेस, तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए उसको यूज किया गया है। तो जब कभी उनको अपनी लिबरल इमेज बनानी होती है तो उस ढंग के एक्ट करने लगते हैं, जब कभी उनको डिमोलाइज करना होता है, टेरराइज करना होता है अपनी प्रजा को, तो उसको यूज करते हैं। और ये खाली हर युग के अंदर जितने भी रूलर हुए उन्होंने रिलीजन को मिसयूज करा है, उन्होंने दिखाया कि मैं रिलीजियस हूं।
पर religious, most of the people, the maximum percentage of they are not religious people. They are after the power politics. के बैठे हुए हैं आज ठीक भी। है चित्रांशु जी, आशीष जी बस एक मिनट, सर एक मिनट रुक जाइए। चित्रांशु जी आपसे फाइनल कमेंट, अब आगे ये पूरा मुद्दा कौन सा नया मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजनीति तो अब इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा गर्मा गई है और ऐसा लग रहा है कि जो पूरी गेंद है वो बीजेपी के पाले में है। अखिलेश यादव जी का पूरा चाल चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं औरंगजेब से ही मिलता है। औरंगजेब ने जो शाहजहां के साथ में किया, अखिलेश जी ने भी वही किया और उसके जो प्रवक्ता बैठे वो भी यही कर रहे थे कि कोई मुद्दा सामने ना आ पाए, कोई बात हो तो दबा दो, कुछ न कुछ बोलते रहो। चलिए, अरे आशीष जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं सर, फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं। चलिए ठीक है शोएब जी क्या लग रहा है ये पूरा मुद्दा क्या नहीं? अरे सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए आशीष जी का, ऑडियो डाउन करिए। सर इस तरह से अब आप आपस में तू मैं करते रहेंगे तो फिर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल पाएंगे। सवाल जवाब हो रहा है, अब आप उसमें लग रहे हैं, इस तरह से शीशा लेदर सर मचा देंगे आप। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात करिए। चलिए, तो आज बड़ी बहस में हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आचार्य चित्रांशु महाराज जी, शोएब सिद्दीकी जी, रवि भट्ट जी और अपर्णा दीक्षित जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए अब ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। चाहते तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाए हुए रखते, लेकिन उन्होंने इस पूरे बयान को इंडोर्स कर दिया है। उनके कहने का साफ तौर पर मतलब है कि आप किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकते, निलंबन किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकता है। कांग्रेस ने दूरी बनाई रखी है क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है अगर हम इस तरह के मुद्दे पर अगर हम अपने विचार पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो फिलहाल आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।